नमस्कार दोस्तों, आप लोग ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिस 65 साल की सास को बेटे बहू ने पागल करार देकर हवेली के सबसे ऊपर वाले कमरे में लोहे की जंजीरों से बांध दिया था, उन्हें नहीं पता था कि वो पागल औरत असल में देश की सबसे खूंखार क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट रह चुकी है। बिना कोई हथियार उठाए, बिना कमरे से बाहर निकले, उस सास ने अपने ही बेटे और बहू के दिमाग से ऐसा खौफनाक शतरंज खेला कि महज 30 दिनों के अंदर बेटे ने बहू को गोली मार दी और खुद को आग लगा ली। जब पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा तो सास अपनी जंजीरों में बंधी शांति से मुस्कुरा रही थी। पढ़िए एक मास्टरमाइंड सास के डार्क माइंड गेम्स की वो दास्तान जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। बाहर दिल्ली में दिसंबर की सर्द और काली रात अपने चरम पर थी। शहर के सबसे पॉश इलाके में खड़ी उस 100 करोड़ की भव्य कोठी के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था। अंदर ग्राउंड फ्लोर के इटालियन मार्बल पर महंगे डिजाइनर जूतों की खट खट और क्रिस्टल के गिलासों में छलकती महंगी स्क्रॉच की आवाज़ें आ रही थी। कोठी के मालिक कबीर और उसकी हाई सोसाइटी डिजाइनर पत्नी सोनिया अपने दोस्तों के साथ जश्न मना रहे थे, लेकिन उस जश्न से ठीक 40 फीट ऊपर कोठी के सबसे आखिरी हिस्से में एक ऐसी जगह थी जहां सूरज की रोशनी तक जाने से कांपती थी। वह था अटारी, एक पुराना सिलन भरा और घुटनदार कमरा जिसमें सिर्फ कबाड़ और मकड़ी के जाले हुआ करते थे। आज उस अटारी के ठंडे और गंदे फर्श पर एक 65 साल की औरत बैठी थी। उनके दोनों हाथों और एक पैर में भारी लोहे की जंजीरें बंधी थी, जिनका दूसरा सिरा दीवार में गड़े एक मोटे हुक से जुड़ा था। वे थी देवयानी जी, कबीर की सगी माँ। देवयानी जी कोई आम घरेलू महिला या लाचार सास नहीं थी। वे अपने ज़माने में रॉ और सीबीआई की सबसे खूंखार और तेज तरार क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट रह चुकी थी। एक ऐसा दिमागी राडार जिसके सामने बड़े बड़े आतंकवादी, सीरियल किलर्स और साइकोपाथ्स इंटेरोगेशन रूम में पानी मांगते थे। उनका काम इंसानों के चेहरों को पढ़ना नहीं, बल्कि उनके दिमाग की परतों को उधेड़कर उनके सबसे गहरे डर को बाहर निकालना था। लेकिन रिटायरमेंट के बाद उनकी अपनी ही कोख से जन्मे बेटे ने उनके दिमाग की कीमत 100 करोड़ की कोठी हड़पने के लिए लगा दी। कबीर और सोनिया प्रॉपर्टी के लिए देवयानी जी के मरने का इंतज़ार नहीं कर सकते थे, और देवयानी जी जीते जी वो कोठी उन दोनों अय्यासों के नाम नहीं करने वाली थी। इसीलिए उन्होंने एक बेहद नीच साजिश रची। उन्होंने शहर के एक भ्रष्ट और लालची मनोचिकित्सक को 50 लाख रुपए की रिश्वत दी। महज एक रात में देवयानी जी की 35 साल की शानदार सर्विस और उनके तेज दिमाग को एक झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट ने सिजोफ्रेनिक यानी कि पागल घोषित कर दिया। दुनिया और रिश्तेदारों को बताया गया कि देवयानी जी का दिमागी संतुलन पूरी तरह खो चुका है। वो हिंसक हो गई हैं और उनका इलाज चल रहा है, और इसी बहाने उन्हें इस अंधेरे कमरे में जानवरों की तरह जंजीरों से बांध दिया गया। रात के 1 बज चुके थे। अटारी का भारी लकड़ी का दरवाज़ा चरमराते हुए खुला। सोनिया अपने महंगे परफ्यूम की तेज महक और 5 इंच की हील्स के साथ अंदर दाखिल हुई। उसके एक हाथ में प्लास्टिक की एक गंदी सी प्लेट थी, जिसमें रात की बची हुई सूखी रोटियां और थोड़ी सी दाल थी। कमरे में सिर्फ एक 0 वाट का पीला बल्ब जल रहा था, जिसकी डरावनी रोशनी में देवयानी जी का शांत चेहरा
किसी ठंडी बर्फ की चट्टान जैसा लग रहा था। कैसी हो मेरी जीनियस सासू माँ? सोनिया ने जोर से हंसते हुए वो प्लास्टिक की प्लेट देवयानी जी के मुंह के पास जमीन पर ऐसे फेंकी जैसे किसी गली के कूते को खाना डाल रही हो। डाल के कुछ छींटे देवयानी जी की सूती साड़ी पर आ गिरे। सोनिया ने अपने डिजाइनर गाउन को घुटनों तक उठाया ताकि अटारी की गंदगी उसमें ना लगे। वह देवयानी जी के बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो गई और घृणा से उन्हें देखने लगी। सुना था तुम लोगों के दिमाग बहुत अच्छे से पढ़ती हो। बड़े बड़े क्रिमिनल्स तुम्हारे सामने सच उगल देते थे ना। तो अब बताओ, अब कैसा लग रहा है इस अंधेरे में सड़कर? अब पढ़ो अपना ही दिमाग। सोचो कि कैसे तुम्हारे ही सगे बेटे ने तुम्हें पागल घोषित करके तुम्हारी पूरी जिंदगी इस 2 कौड़ी की जंजीर से बांध दी है। सोनिया की आवाज़ में एक पिशाच जैसी क्रूरता थी। ये 100 करोड़ की हवेली अब मेरी है और तुम इस घर का वो कचरा हो जिसे सिर्फ मरने तक ये सूखी रोटियां नसीब होगी। कोई और सांस होती तो शायद अब तक रो रो कर अपनी आंखें फोड़ चुकी होती। अपने ही बेटे के इस धोखे पर छाती पीट रही होती या सोनिया के पैरों में गिरकर आज़ादी की भीख मांग रही होती। लेकिन देवयानी जी हिली तक नहीं। उन्होंने अपने हाथों में बंधी उस भारी लोहे की जंजीर को बहुत गौर से देखा। फिर उन्होंने अपनी गर्दन धीरे से ऊपर उठाई और अपनी उन गहरी, ठंडी और पारखी आंखों से सीधे सोनिया की आंखों के आर पार देखा। उन आंखों में बेबसी का एक कतरा भी नहीं था। वहाँ एक ऐसा सन्नाटा था जो किसी प्रलय के आने से पहले होता है। देवयानी जी के सूखे होठों पर अचानक एक बहुत ही धीमी, बारीक और खौफनाक मुस्कान तैर गई। एक ऐसी मुस्कान जिसे देखकर सोनिया की रीढ़ की हड्डी में एक पल के लिए सिहरन सी दौड़ गई। देवयानी जी ने अपनी भारी और शांत आवाज में कहा, जो अटारी की दीवारों से टकरा कर गूंज उठी, तुमने मुझे इन जंजीरों में बांधकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है सोनिया। तुम भूल गई कि एक साइकोलॉजिस्ट का सबसे बड़ा हथियार उसके हाथ या पैर नहीं होते, उसका दिमाग होता है। तुमने मेरे शरीर को कैद किया है, लेकिन मेरे दिमाग को एक खुला मैदान दे दिया है। सोनिया ने डर को छिपाते हुए चिल्ला कर कहा, बकवास बंद कर पागल बुढ़िया, तेरा यह दिमाग अब सड़ जाएगा यहाँ। देवयानी जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस लेते हुए मुस्कुराई। यहाँ कोई नहीं सड़ेगा सोनिया, बस अब मैं यहीं बैठे बैठे एक खामोश शतरंज खेलूंगी और इस शतरंज के मोहरे तुम दोनों होंगे। मैं तुम दोनों के दिमाग में ऐसा जहर घोलूंगी कि तुम खुद एक दूसरे का खून पीने के लिए तड़प उठोगे। इंतज़ार करो, मौत का खेल तो अब शुरू हुआ है। सोनिया थोड़ा घबरा गई, लेकिन उसने अपना झूठा अहंकार बनाए रखा। उसने दरवाज़ा बाहर से जोर से बंद कर दिया और ताला लगा दिया। अटारी में फिर से गहरा अंधेरा छा गया। देवयानी जी ने अपनी जंजीरों को नहीं खींचा। वो आराम से दीवार के सहारे टिक कर बैठ गई। उनका दिमाग, जो 35 सालों तक क्रिमिनल्स को तोड़ता आया था, अब अपने आखिरी और सबसे खौफनाक प्रोजेक्ट के लिए पूरी तरह एक्टिव हो चुका था। कोठी के अंदर बाहर से कोई नहीं आने वाला था। देवयानी जी को किसी चाकू या बंदूक की ज़रूरत नहीं थी। उनका हथियार तो सोनिया और कबीर के अपने ही दिमाग का वो लालच और शक था, जिसे देवयानी जी अब बेदर्दी से चीरने वाली थी। अटारी में कैद हुए देवयानी जी को अब 5 दिन बीत चुके थे। उन 5 दिनों में ना तो उन्होंने खाना खाने से मना किया, ना ही अपनी जंजीरों को तोड़ने की कोई नाकाम कोशिश की।
वे बस जमीन पर पालथी मारकर ऐसे शांत बैठी रहती थी जैसे कोई खूंखार शिकारी अपनी गुफा में शिकार के करीब आने का इंतजार कर रहा हो। उन्हें पता था कि एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट का सबसे पहला नियम क्या होता है। इंसान के दिमाग में कभी सीधा वार मत करो, बस एक छोटा सा शक का बीज बो दो। इंसान का अपना डर और असुरक्षा उस बीज को खुद खींचकर एक जहरीले पेड़ में बदल देगी। छठे दिन की दोपहर, बाहर हल्की बारिश हो रही थी। सोनिया अटारी का दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। उसके हाथ में वही गंदी प्लास्टिक की प्लेट थी। सोनिया को लगा था कि 5 दिनों के अंधेरे और अकेलेपन के बाद बुढ़िया रो रही होगी, गिड़गिड़ा रही होगी, लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर सोनिया के कदम ठिठक गए। देवयानी जी अपनी जंजीरों में बंधी दीवार की तरफ मुंह करके बैठी थी। उनकी पीठ सोनिया की तरफ थी और वे बहुत ही रहस्यमयी तरीके से हवा में उंगलियां चला रही थी, जैसे किसी अदृश्य इंसान से बातें कर रही हो। उन्होंने सोनिया के आने पर मुड़कर भी नहीं देखा। सोनिया ने चीढ़ते हुए प्लेट जमीन पर पटकी। ये ले तेरा खाना बुढ़िया, और ये पागलों की तरह दीवार से क्या बातें कर रही हैं। देवयानी जी ने सोनिया की बात का कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने बिल्कुल एक सिजोफ्रेनिक मरीज की तरह अपनी आवाज़ को थोड़ा कांपता हुआ और फुसफुसाता हुआ बनाया, लेकिन उनके एक एक शब्द को इस तरह डिजाइन किया गया था जो सीधा सोनिया के सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन पर हथौड़े की तरह बजे। चुप रहो, देवयानी जी ने दीवार से फुसफुसाते हुए कहा। सोनिया सुन लेगी तो बेचारी का दिल टूट जाएगा। उसे लगता है कि ये 100 करोड़ की कोठी और उसका पति सिर्फ उसका है। कितनी नादान है वो। उसे क्या पता कि रात को जब कबीर मुझे डराने यहाँ आता है तो उसकी शर्ट के कॉलर से वो गुच्ची ब्लूम वाले मीठे परफ्यूम की महक आती है, और सोनिया तो गुच्ची लगाती ही नहीं, वो तो चैनल लगाती है। यह सुनते ही सोनिया के माथे पर सिलवटें पड़ गई। उसकी धड़कन एक पल के लिए रुक गई। देवयानी जी ने अपना खेल जारी रखा। उन्होंने अपनी आवाज़ में एक झूठी दया लाते हुए दीवार से कहा, बेचारी सोनिया, वो इस कोठी के घमंड में अंधी हो गई है। उसे कबीर की शर्ट के बटन पर लगा वो चेरी रेड लिपस्टिक का हल्का सा दाग दिखता ही नहीं। कबीर कितनी चालाकी से उसे धोखा दे रहा है। वो सारा पैसा उस दूसरी औरत पर लुटा रहा है, और सोनिया यहाँ मेरे लिए सूखी रोटियाँ ला रही है। मूर्ख लड़की, जिस दिन कबीर उसे इस घर से धक्के मार कर निकालेगा तब वो कहाँ जाएगी। सोनिया का पूरा शरीर सुन पड़ गया। वो एक बेहद घमंडी और इनसिक्योर औरत थी जो कबीर से नहीं बल्कि उसकी दौलत से प्यार करती थी। देवयानी जी के मुंह से निकले वो शब्द गुच्ची, परफ्यूम, रेडी रेड लिपस्टिक और धोखा सीधे सोनिया के दिमाग के सबसे कमज़ोर हिस्से पर वार कर चुके थे। बकवास बंद कर चुड़ैल, सोनिया पागलों की तरह चिल्लाई। कबीर सिर्फ मुझसे प्यार करता है। तू पागल हो गई है, तेरा दिमाग सड़ गया है। देवयानी जी ने अब भी पलट कर नहीं देखा। उन्होंने बस एक बहुत ही ठंडी और शैतानी हंसी हंसी। हाँ हाँ, मैं तो पागल हूँ, अंधी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। तुम जाओ सोनिया, जाओ, जाकर कबीर के कोट की अंदर वाली जेब चेक करो, शायद तुम्हें कुछ ना मिले। सोनिया हाँफती हुई दरवाज़ा जोर से पटक कर अटारी से बाहर भाग गई। अटारी में वापस सन्नाटा छा गया। देवयानी जी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनके होठों पर जीत की एक खौफनाक मुस्कान थी। शिकार ने चारा निगल लिया था।
रात के 9 बज रहे थे। कबीर ऑफिस से वापस आया। वह थका हुआ था। उसने आते ही अपना महंगा कोट सोफे पर फेंका और बाथरूम में नहाने चला गया। सोनिया के हाथ कांप रहे थे। उसका दिमाग उसे बार बार अटारी में बोली गई देवयानी जी की बातें याद दिला रहा था। क्या सच में कबीर का चक्कर चल रहा है? क्या वो मुझे धोखा दे रहा है? सोनिया दबे पांव सोफे के पास गई। उसने कबीर का कोट उठाया। साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा नियम है, जब इंसान का दिमाग किसी चीज़ पर शक करता है तो वो उन चीज़ों को भी सच मान लेता है जो वहाँ होती ही नहीं है। इसे कन्फर्मेशन वॉइस कहते हैं। सोनिया ने कांपते हाथों से कबीर के कोट का कॉलर सूंघा। कबीर दिन भर ऑफिस में 50 लोगों से मिलता था। कई फीमेल कलीग्स उसके आसपास से गुजरती थी। उनके परफ्यूम की एक बहुत ही हल्की, ना के बराबर महक कबीर के कोट पर थी। लेकिन सोनिया के उस शक से भरे दिमाग ने उस हल्की सी महक को गुची ब्लूम के परफ्यूम में बदल दिया। सोनिया की आंखें खौफ और गुस्से से फटी की फटी रह गई। उसने पागलों की तरह कबीर के कोट की अंदर वाली जेब में हाथ डाला। वहाँ उसे रेस्टोरेंट का बिल मिला, जिसमें 2 लोगों के लंच का पेमेंट था। कबीर ने शायद किसी क्लाइंट के साथ लंच किया हो, लेकिन सोनिया के लिए यह उसकी सौतन का बिल था। उसी वक्त कबीर बाथरूम से बाहर आया। क्या कर रही है सोनिया? मेरी जेबें क्यों चेक कर रही है? कबीर ने चिढ़ते हुए कहा। सोनिया ने वो बिल कबीर के मुंह पर फेंक कर मारा। उसकी आंखों में खून उतर आया था। यह परफ्यूम की बदबू किसकी है कबीर? और ये 2 लोगों का लंच? तू किसके साथ गुलछरे उड़ा रहा है मेरे पीठ पीछे? मुझे धोखा दे रहा है तू? सोनिया पागलों की तरह चीखने लगी, चिल्लाने लगी। कबीर यह सब देखकर हैरान रह गया। तेरा दिमाग खराब हो गया है सोनिया। मैं दिन भर काम से मर रहा था और तू मुझ पर शक कर रही है। नीचे हवेली के उस शानदार मास्टर बेडरूम में कबीर और सोनिया के बीच भयंकर झगड़ा शुरू हो गया। कांच के शोपीस टूटने लगे, गालियों की आवाज़ें गूंजने लगी और ठीक उसी वक्त हवेली के सबसे ऊपर उस अंधेरी अटारी में बैठी देवयानी जी अपनी लोहे की जंजीरों से खेल रही थी। नीचे से आती बर्तनों के टूटने और सोनिया के चीखने की आवाज़ें उनके कानों में किसी सिम्फनी यानी कि मधुर संगीत की तरह पड़ रही थी। शतरंज का पहला मोहरा चल दिया गया था और राजा की रानी अब खुद राजा की जान की दुश्मन बन चुकी थी। सोनिया के दिमाग में धोखे का बीज बोने के बाद हवेली का माहौल किसी सुलगते हुए ज्वालामुखी जैसा हो गया था। सोनिया अब हर रात कबीर का फ़ोन चेक करती, उसके कपड़े सूंघती और हर छोटी बात पर ताने मारती। कबीर इस रोज रोज के क्लेश से पागल हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सोनिया अचानक इतनी साइको क्यों हो गई है। तनाव और ऑफिस के काम की वजह से कबीर को भयंकर एसिडिटी रहने लगी थी। उसे रात को अचानक पसीना आ जाता और पेट में अजीब सी जलन भी होती थी। अपना तनाव कम करने और खुद को ताकतवर महसूस कराने के लिए कबीर अक्सर रात को शराब पीकर हवेली की उस अंधेरी अटारी में जाता था, जहां उसने अपनी माँ को जंजीरों से बांध रखा था। उसे लगता था कि उस पागल और लाचार बुढ़िया को देखकर उसे अपनी 100 करोड़ की जीत का एहसास होगा। एक रात कबीर शराब का गिलास लिए अटारी में दाखिल हुआ। कमरे में वही सन्नाटा और अंधेरा था। देवयानी जी दीवार से टिक कर बैठी थी। क्यों बुढ़िया, कैसा लग रहा है इस नरक में? कबीर ने अपने लड़खड़ाते कदमों से उनके पास जाकर कहा। देख,
तेरी उस 100 करोड़ की कंपनी का नया राजा तेरे सामने खड़ा है। देवयानी जी ने अपनी जंजीरों की कोई परवाह नहीं की। उन्होंने अपनी गर्दन धीरे से उठाई। उनकी आंखों में कोई डर या पागलपन नहीं था। इसके बजाय उनकी नज़रें कबीर के चेहरे पर ऐसे टिक गई जैसे कोई टॉप क्लास डॉक्टर किसी टर्मिनल मरीज को देख रहा हो। कबीर उनके शांत और घूरते हुए बर्ताव से थोड़ा असहज हो गया। देवयानी जी ने अपनी आवाज़ को बेहद गंभीर, शांत और एकदम क्लिनिकल कर लिया। तुम्हारी आंखें पीली पड़ रही है कबीर, तुम्हारे होठों के किनारे सूख रहे हैं। देवयानी जी ने एक साइकियाट्रिस्ट की तरह उसके चेहरे का मुआयना करते हुए कहा, तुम्हें रात को अचानक ठंडा पसीना आता है ना? तुम्हारे पेट के ऊपरी हिस्से में अक्सर मीठा मीठा दर्द और जलन रहती है। तुम्हें लगता है यह सिर्फ काम का स्ट्रेस है। कबीर के हाथ में पकड़ा शराब का गिलास हल्का सा कांप गया। देवयानी जी ने बिल्कुल सही लक्षण बताए थे जो उसे पिछले कुछ दिनों से हो रहे थे, जो असल में स्ट्रेस और एसिडिटी के थे। बकवास बंद कर, मुझे कुछ नहीं हुआ है, कबीर ने हकलाते हुए कहा। देवयानी जी ने एक ठंडी और मौत जैसी हंसी हंसी। तुम एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट के सामने खड़े हो कबीर। मुझे इंसानी शरीर के एक एक टॉक्सिन रिएक्शन का पता है। सोनिया पिछले कुछ हफ्तों से तुम्हारे दूध और खाने में आर्सेनिक, एक तरह का धीमा जहर मिला रही है बेटा। क्या बकवास कर रही है तू पागल बुढ़िया? कबीर जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ में अब खौफ था। आर्सेनिक का ना कोई स्वाद होता है ना कोई रंग। देवयानी जी ने बिना पलक झपकाए आगे कहा, वो तुम्हें एक ही झटके में नहीं मारना चाहती, क्योंकि इससे पोस्टमास्टर में जहर पकड़ में आ जाएगा। वो तुम्हें धीमा जहर दे रही है जिससे तुम्हारी मौत हार्ट अटैक या ऑर्गन फेलियर लगे। वो तुम्हें मारकर ये पूरी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी और हवेली अपने नाम करना चाहती है, ताकि वो आज़ादी से अपने उस जिम ट्रेनर आशी के साथ ऐश कर सके। तुम चंद दिनों के मेहमान हो कबीर। कबीर पसीने से भीग गया। चुप कर, तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती। कबीर ने गिलास ज़मीन पर दे मारा और हड़बड़ाते हुए अटारी से बाहर भाग गया। उसने बाहर से ताला लगा दिया। कबीर बाहर से भले ही चिल्ला रहा था, लेकिन देवयानी जी जानती थी कि इंसान का सबकॉन्शियस माइंड तर्कों से नहीं, डर से चलता है। कबीर को जो एसिडिटी की समस्या थी, अब उसका दिमाग उसे जहर के लक्षण मान चुका था। अगली रात कबीर अपने मास्टर बेडरूम में बिस्तर पर लेटा था। उसके पेट में एसिडिटी की वजह से फिर से जलन हो रही थी, लेकिन आज उसे यह जलन आर्सेनिक जहर की तरह लग रही थी। उसका पूरा शरीर खौफ और पैरानोइया से कांप रहा था। तभी बेडरूम का दरवाज़ा खुला। सोनिया अंदर आई। उसके हाथ में कांच का गिलास था जिसमें गरम पीला हल्दी वाला दूध था। कबीर, ये लो, दूध पी लो, तुम्हें आराम मिलेगा, सोनिया ने बहुत रूखी आवाज़ में कहा, क्योंकि वो खुद कबीर पर धोखा देने का शक कर रही थी। कबीर ने उसे पीले दूध को ऐसे देखा जैसे वो एसिड का गिलास हो। देवयानी जी के शब्द, सोनिया तुम्हारे दूध में आर्सेनिक मिला रही है, उसके दिमाग में किसी सायरन की तरह बजने लगे। रख दे इसे, मुझे नहीं पीना, कबीर ने पीछे हटते हुए कहा। सोनिया, जो पहले से चिढ़ी हुई थी, उसने तंज कसा क्यों? क्या तुम्हारी उस नई सेक्रेटरी ने तुम्हें कुछ खिला दिया है जो तुम्हारा पेट भरा हुआ है? दूध पीने में क्या मौत आ रही है तुम्हें? मौत शब्द सुनते ही कबीर का पैरानोइया ब्लास्ट हो गया। कबीर बिस्तर से उछलकर खड़ा हुआ और उसने पूरी ताकत से सोनिया के हाथ से वो दूध का गिलास खींचकर जमीन पर पटक दिया। कांच के टुकड़े और पीला दूध पूरे महंगे इटालियन मार्बल पर फैल गया। इसमें क्या मिलाया है तूने चुड़ैल? जहर देकर मारना चाहती है मुझे, ताकि तू इस 100 करोड़ की प्रॉपर्टी को लेकर
अपने उस जिम ट्रेनर यार के साथ भाग सके। कबीर पागलों की तरह चीखने लगा। सोनिया, जो पहले से ही कबीर के काल्पनिक अफेयर को लेकर जल रही थी, उसने भी पलट कर वार किया। तू मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है। तू खुद उस सेक्रेटरी के साथ मेरे पीठ पीछे गुलछर्रे उड़ा रहा है। परफ्यूम की बदबू लेकर आता है तू रात को। मैं चुड़ैल हूँ तो तू क्या है? नीचे हवेली के उस आलीशान बेडरूम में अब एक खौफनाक और जानलेवा जंग छिड़ चुकी थी। दोनों एक दूसरे पर गालियाँ की बौछार कर रहे थे। 100 पीस टूट रहे थे। सोनिया को लग रहा था कबीर उसे धोखा दे रहा है, और कबीर को लग रहा था कि सोनिया उसकी जान की प्यासी है। और उन दोनों से ठीक 40 फीट ऊपर उस अंधेरी सीलन भरी अटारी में देवयानी जी अपनी भारी लोहे की जंजीरों में बंधी जमीन पर आराम से लेटी हुई थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। नीचे से आती गालियाँ, टूटने वाले कांच और चीखों की आवाज़ें उनके कानों में किसी बीथोवेन की सिम्फनी की तरह मधुर संगीत पैदा कर रही थी। उन्होंने किसी हथियार को हाथ नहीं लगाया था, अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली थी, लेकिन उन्होंने अपने शब्दों से उन दोनों के दिमाग का कसाई खाना खोल दिया था। महज 25 दिनों के अंदर उस 100 करोड़ की शानदार कोठी का माहौल किसी कब्रिस्तान से भी ज़्यादा खौफनाक और घुटन भरा हो चुका था। देवयानी जी ने बिना अपनी जंजीरों से 1 इंच हिले, बिना एक भी हथियार उठाए उस घर की हवा में ऐसा साइकोलॉजिस्ट जहर घोल दिया था जिसका कोई एंटीडोट दुनिया के किसी डॉक्टर के पास नहीं था। सोनिया और कबीर अब पति पत्नी नहीं, बल्कि एक ही पिंजरे में बंद 2 ऐसे भूखे भेड़िए बन चुके थे जो एक दूसरे का मांस नोचने के लिए सही मौके की तलाश में थे। सोनिया का गुच्ची परफ्यूम वाला शक अब एक भयंकर ऑब्सेशन बन चुका था। उसने कबीर के पीछे एक प्राइवेट जासूस लगा दिया था। रात को जब कबीर सोता तो सोनिया उसका फ़ोन चेक करने के लिए पागलों की तरह पासवर्ड ट्राई करती। उसे घर की हर नौकरानी और कबीर की हर फीमेल कलीग अपनी सोता नजर आने लगी थी। दूसरी तरफ कबीर का हाल किसी जिंदा लाश जैसा हो गया था। आर्सेनिक जहर के खौफ ने उसका दिमाग पूरी तरह खोखला कर दिया था। उसने सोनिया के हाथ का बना खाना पूरी तरह छोड़ दिया था। वह बाहर से पैक्ड खाना लाता और उसे भी सूंघ सूंघ कर खाता। डर और भूख की वजह से कबीर का वजन 10 किलो गिर चुका था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे पड़ गए थे। एक दिन जब सोनिया ने कबीर की अलमारी में जासूस के कागजात छिपाने के लिए हाथ डाला तो कबीर ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। क्या मिला रही है तू मेरे कपड़ों में? कोई केमिकल? मुझे मारना चाहती है तू? कबीर ने सोनिया को बालों से पकड़कर जमीन पर पटक दिया। कमीने, तू अपने उस सेक्रेटरी के साथ भागने का प्लान बना रहा है ना? मैं तुझे मेरी दौलत लेकर कहीं नहीं जाने दूंगी। सोनिया ने कबीर के चेहरे पर नाखून गड़ा दिए। दोनों एक दूसरे को मारने की योजनाएं बनाने लगे। उनका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह क्रैश हो चुका था। दिसंबर की आखिरी रात थी। बाहर तेज बर्फीली हवाएं चल रही थी। कोठी में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन यह सन्नाटा किसी प्रलय के आने से पहले वाला था। रात के 2 बज रहे थे। सोनिया अपने कमरे से बाहर निकली। उसकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि एक खुखार हथियारे की चमक थी। उसके हाथ में किचन का एक बड़ा, भारी और बेहद धारदार मीट क्लीवर, मांस काटने वाला चाकू था। उसका पैरानोइया उसे चीख चीख कर कह रहा था कि कबीर कल सुबह तक उसे तलाक देकर सारी प्रॉपर्टी उस सेक्रेटरी के नाम कर देगा। सोनिया दबे पांव मास्टर बेडरूम की तरफ बढ़ी। कमरे में घूप अंधेरा था। कबीर बिस्तर पर लेटा हुआ था। सोनिया ने चाकू को हवा में उठाया और कबीर के सीने में घोंपने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन कबीर सोया नहीं था। पिछले 15 दिनों से मौत के खौफ में जी रहा। कबीर हर रात जागता था। जैसे ही सोनिया ने चाकू उठाया, अंधेरे में कबीर की आंखें किसी पिशाच की तरह खुल गई।
इससे पहले कि सोनिया वार कर पाती, कबीर ने बिजली की फुर्ती से अपने तकिए के नीचे रखी अपनी भारी 9 mm की लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाल ली और सीधे सोनिया के चेहरे पर तान दी। सोनिया चाकू लिए वहीं ठिठक गई। मुझे पता था तू आज रात मुझे मारने आएगी, कबीर पागलों की तरह चीखा। उसके हाथ कांप रहे थे और माथे से पसीना टपक रहा था। तो मुझे आर्सेनिक देकर नहीं मार पाई तो अब चाकू से मेरा गला काटने आई है चुड़ैल, ताकि मेरी दौलत और अपने आशिक के साथ ऐश कर सको। सोनिया की आंखों में खौफ की जगह अब एक भयंकर नफरत थी। तूने मुझे पागल कर दिया है कबीर। तू मुझे धोखा देकर अपनी उस रखेल के पास जाना चाहता है ना? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सोनिया ने एक भयानक चीख मारी और चाकू हवा में लहराते हुए कबीर की तरफ छलांग लगा दी। बंद कमरे में गोलियों की कान फोड़ देने वाली आवाज़ गूंजी। उस 100 करोड़ की कोठी की दीवारें बारूद की गंध से भर गई। कबीर ने सोनिया के सीने में बिल्कुल करीब से 2 गोलियां उतार दी थी। सोनिया का शरीर हवा में ही रुक गया। उसके मुंह से खून का एक फव्वारा निकला और वो भारी आवाज़ के साथ उस महंगे इटालियन मार्बल पर गिर पड़ी। उसका शरीर कुछ सेकेंड तक तड़पा। उसकी उंगलियों ने ज़मीन पर खून की लकीरें खींची और फिर वो हमेशा के लिए शांत हो गई। कबीर के हाथ से वो गर्म रिवॉल्वर ज़मीन पर गिर पड़ी। ठक। कमरे में अब सिर्फ कबीर की फटी हुई सांसों की आवाज़ थी। उसने ज़मीन पर खून से लथपथ पड़ी अपनी पत्नी की लाश को देखा। गोलियों की गूंज उसके कानों में अभी हथौड़ों की तरह बज रही थी। अचानक बाहर से पुलिस की सायरन की आवाज़ें गूंजने लगी। रात के सन्नाटे में गोलियों की आवाज़ सुनकर किसी पड़ोसी ने तुरंत पुलिस बुला ली थी। सायरन की आवाज़ सुनते ही कबीर का बचा खुचा दिमाग भी पूरी तरह फट गया। मैं पुलिस के हाथ लग गया, मैं जेल में सड़ जाऊंगा, मुझे फांसी हो जाएगी। यह खौफ उसके अंदर एक बवंडर बन गया। अपनी माँ को पागल साबित करने वाला वो लालची और घमंडी कबीर असल में एक बेहद डरपोक और कायर इंसान था। जेल जाने का खौफ और साइकोलॉजिकल दबाव उसके बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। नीचे कोठी का भारी गेट टूटने की आवाज़ आई। पुलिस अंदर घुस चुकी थी। कबीर ने पागलों की तरह कमरे के चारों तरफ देखा। उसने अपनी अलमारी खोली, उसमें से अपनी एक महंगी सिल्क की टाई निकाली। उसने वो टाई छत के उस भारी डिजाइनर पंखे से बांधी, उसका फंदा बनाया और उसे अपने गले में डाल लिया। जैसे ही पुलिस ने मास्टर बेडरूम का दरवाज़ा लात मारकर तोड़ा, कबीर ने अपने पैरों के नीचे से स्टूल खिसका दिया। धड़ाम। मास्टर बेडरूम का भारी सागौन का दरवाज़ा पुलिस की जोरदार लात से टूटकर ज़मीन पर गिर पड़ा। कमरे के अंदर का नज़ारा किसी हॉरर फिल्म के सबसे खौफनाक सीन से भी ज़्यादा भीभत्स था। हवा में बारूद, ताजे खून और मौत की वो अजीब सी संदास घुली हुई थी जो किसी का भी दम घोट दे। इटालियन मार्बल के फर्श पर सोनिया की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थी और उसके सीने से रिश्ता हुआ खून एक गहरा लाल तालाब बना चुका था। और ठीक उसी लाश के ऊपर डिजाइनर झूमर वाले पंखे से कबीर की लाश झूल रही थी। उसकी गर्दन सिल्क की टाई के फंदे में बुरी तरह कस चुकी थी और उसके पैर हवा में बेजान लटक रहे थे। कमरे में खड़ा इंस्पेक्टर भी एक पल के लिए सिहर गया। यह क्या पागलपन है? पति पत्नी ने एक दूसरे को ही ख़त्म कर लिया। उसने हड़बड़ाते हुए कहा। पुलिस की टीम ने क्राइम सीन को सील कर दिया और कोठी के बाकी कमरों की तलाशी लेनी शुरू की। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जब पुलिस टीम सबसे ऊपर मंजिल के उस आखिरी और सीलन भरे हिस्से में पहुंची तो उन्हें एक पुराना लकड़ी का दरवाज़ा दिखा जिस पर बाहर से एक भारी ताला जड़ा हुआ था। इसे तोड़ो, इंस्पेक्टर ने आदेश दिया। 2 कांस्टेबलों ने लोहे की रॉड से उस ताले पर प्रहार किया। खट्टाक। ताला टूटा और दरवाज़ा चरमराते हुए खुला। अटारी के उस घूप अंधेरे और बदबूदार कमरे में
पुलिस ने जो देखा उसने उनकी रूह कंपा दी। कमरे के एक कोने में जमीन के ठंडे फर्श पर एक 65 साल की औरत देवयानी जी बैठी थी। उनके दोनों हाथों और पैरों में भारी लोहे की जंजीरें बंधी हुई थी, जिनके कारण उनकी कलाइयों पर गहरे नीले और लाल निशान पड़ गए थे। उनके आसपास सड़ी हुई रोटियां की बदबू और गंदगी थी। यह शहर की सबसे नामी क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट थी, लेकिन इस वक्त तो दुनिया की सबसे बेबस और लाचार माँ लग रही थी। हे भगवान! इंस्पेक्टर के मुंह से चीख निकल गई। उसकी आंखों में एक पल के लिए आंसू आ गए। इन राक्षसों ने, इन दरिंदों ने अपनी ही सगी माँ को इस हालत में बांध रखा था। जानवरों से भी बदतर सलूक किया है। पुलिस वाले दौड़कर देवयानी जी के पास पहुँचे। देवयानी जी ने अपने चेहरे पर डर, लाचारी और बेबसी का एक ऐसा परखेब्ड नकाब ओढ़ लिया जिसे कोई मशीन भी नहीं पकड़ सकती थी। उनका शरीर कांपने लगा और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। इंस्पेक्टर साहब, देवयानी जी ने बहुत ही डरी हुई और भर्राई आवाज़ में हकलाते हुए कहा, मेरे बेटे कबीर को क्या हुआ? नीचे इतनी आवाज़ें क्यों आ रही थी? मुझे यहाँ से निकालिए। वो दोनों, कबीर और सोनिया, वो दोनों आजकल बहुत लड़ते थे। मुझे बहुत डर लग रहा है। देवयानी जी ने सिर्फ 2 लाइनों में पुलिस के सामने वो आखिरी सबूत भी पेश कर दिया कि कबीर और सोनिया के बीच भयंकर दुश्मनी थी। पुलिस ने अपनी फाइल में तुरंत नोट कर लिया कि यह डिप्रेशन, शक और आपसी नफरत में किया गया मर्डर सुसाइड है। पुलिस के जवानों ने भारी कटर से वो जंजीरें काट दी। अगली सुबह पूरे देश के न्यूज़ चैनल्स और अखबारों के पहले पन्ने पर सिर्फ एक ही खबर थी, दिल्ली की 100 करोड़ की कोठी में खूनी खेल। क्रूर बेटे और डिजाइनर बहू ने एक दूसरे की जान ले ली। पुलिस ने 30 दिन से बंधी बनी बेबस माँ को बचाया। पूरा शहर कबीर और सोनिया की क्रूरता पर थूक रहा था और देवयानी जी के लिए हमदर्दी के सैलाब उमड़ पड़े थे। कानून की नज़रों में देवयानी जी एक पीड़ित थी। उनके नाम पर चल रही वो 100 करोड़ की कोठी, कंपनी और सारा साम्राज्य जो कबीर ने झूठे कागजों से हड़पा था, वो सब पूरी शानो शौकत के साथ देवयानी जी को वापस मिल गया। घटना वाली रात जब पुलिस देवयानी जी को उस कोठी से निकालकर उनके कंधों पर एक गर्म शॉल डालकर उन्हें सुरक्षित अपनी जीप में बैठा रही थी, तब कुछ ऐसा हुआ जिसने साबित कर दिया कि असली शैतान कौन था। जीप का दरवाज़ा बंद होने ही वाला था कि देवयानी जी ने पुलिस वाले से कहा, 1 मिनट बेटा, मुझे अपने घर को एक बार देखने दो। उन्होंने जीप की खिड़की से बाहर झांका और अपनी नज़रें कोठी के सबसे ऊपर वाले हिस्से, उस अटारी की खिड़की पर टिका दी। जैसे ही उनकी नज़र उस खिड़की पर पड़ी, उनके चेहरे पर चढ़ा हुआ वो बेचारी कांपती हुई रोती हुई माँ वाला नकाब एक ही सेकंड में हवा में उड़ गया। उनके आंसू अचानक सूख गए। उनकी आंखों में वो बेबसी गायब हो गई और उसकी जगह एक बेहद खौफनाक, गहरी और मास्टरमाइंड वाली चमक लौट आई। उनके होठों पर एक बहुत ही बारीक, ठंडी और रोंगटे खड़े कर देने वाली मुस्कान तैर गई। एक ऐसी मुस्कान जो चीख चीख कर कह रही थी कि उन्होंने दुनिया का सबसे परफेक्ट क्राइम किया है। उन्होंने बिना अपनी जगह से हिले, बिना किसी चाकू या बंदूक को हाथ लगाए, सिर्फ इंसानी दिमाग के डर का इस्तेमाल करके 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। देवयानी जी ने अपनी उंगलियों से हवा में एक अदृश्य शतरंज के मोहरे को गिराने का इशारा किया। उनका खेल पूरा हो चुका था। शतरंज की उस खौफनाक बिसात पर लालची राजा और घमंडी वजीर खुद एक दूसरे का गला काट कर मर गए थे और लोहे की जंजीरों में बंधा वो खामोश प्याजा न सिर्फ खेल जीत गया था, बल्कि अब वो 100 करोड़ का नया और इकलौता बादशाह था। दोस्तों, आप लोग यह कहानी कहाँ से देख रहे हैं? कमेंट में अपनी जगह का नाम ज़रूर लिखें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
कहानी को पूरा देखने और सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।